दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट डेफ में। आज है 4 नवंबर 2025। आज हम परिक्रमा में आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूडान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली अल्तोम ने अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। आपको बता दें कि सूडान पिछले लगभग 2 वर्षों से एक भयानक गृहयुद्ध का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय सेना जो वहाँ की है और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में सशस्त्र संघर्ष से देश में भारी तबाही मची हुई है। वहाँ वो जो वहाँ के राजदूत हैं, भारत में इस समय हैं, उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल सैन्य समस्या नहीं है, बल्कि इस संघर्ष के पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी अपने हित साधने के लिए लगातार संलिप्त हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी शक्तियां सूडान के आंतरिक मामलों में चिंताजनक रूप से हस्तक्षेप कर रही हैं। ये शक्तियां विभिन्न समूहों को हथियार और धन समर्थन भी दे रही हैं, और जिससे यह संघर्ष लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। उनका कहना है कि सैन्य समाधान से कोई भी स्थायी शांति नहीं आएगी, और साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये निवेदन भी किया है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही इस संकट का समाधान किया जाए। वे चाहते हैं कि सूडान की जनता को अपने देश के भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, सूडान की अस्थिरता से पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इथियोपिया, इरिट्रिया और उसके अन्य पड़ोसी देश भी शरणार्थियों का प्रवाह झेल रहे हैं। दारफुर का जो क्षेत्र है वो तो मानवीय संकट की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। ये स्थिति है वहाँ पे। क्या है कि वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब भारत का सूडान के प्रति आप जानते ही होंगे कि मित्रवत व्यवहार रहा है, और इसलिए उन्होंने भारत की सूडान के प्रति जो मित्रवत नीति रही है लगातार, उसकी सराहना भी की अपने वक्तव्य में। उन्होंने कहा कि भारत सदैव अफ्रीकी देशों के विकास में सहायक रहा है। तो ये तो हो गई सूडान की बात। अब अगला महत्वपूर्ण समाचार देख लिया जाए। दिल्ली में मिस्र के दूतावास ने ग्रैंड इजिप्टियम म्यूज़ियम के उद्घाटन का एक भव्य कार्यक्रम मनाया है। यह संग्रहालय जो म्यूज़ियम है, न केवल मिस्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया गया है। और यह आयरलैंड की प्रसिद्ध आर्किटेक्चरल फर्म हेंगन पेंग आर्किटेक्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण मिस्र की और स्कैम कंस्ट्रक्शन और बेल्जियम की बेसिक्स ग्रुप ने मिलकर पूरा किया है। यह परियोजना लगभग 10 साल से अधिक समय में पूरी हुई है और इसमें अरबों डॉलर का निवेश किया गया है। मिस्र के लिए यह संग्रहालय वास्तव में विशाल पर्यटन का केंद्र होगा, इसमें संदेह नहीं है। हालांकि कैरो जो मिस्र की राजधानी है वो पहले से ही पर्यटन की दुनिया में सबसे अच्छे पर्यटन गंतव्यों में से एक मानी जाती रही है, और अब वहाँ पे ये म्यूज़ियम उसको और भव्य बनाएगा। भारत मिस्र संबंधों को अगर देखा जाए तो दिल्ली में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इससे भारत और मिस्र के सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को हम देख सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों देश पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में अपना गहन सहयोग भी करते हैं। साथ ही साथ वो एक दूसरे के ऐसे कार्यक्रमों में लगातार पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं जो हमारे मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अब चलते हैं अपने पड़ोस में अफ़गानिस्तान में, जहां अभी हाल ही में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली और कह लीजिए हज़ारों लोग घायल भी हो गए। उत्तरी अफ़गानिस्तान, विशेषकर मज़ार शरीफ का क्षेत्र जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हज़ारों घर गिर गए हैं, बुनियादी ढांचा वहाँ पे नष्ट हो गया है, और इस दुखद समय में भारत ने तुरंत सबसे पहले राहत सामग्रियाँ भेजी हैं। 15 टन से भी अधिक राहत सामग्री भारत ने अफ़गानिस्तान में भेजी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। रोटी और अन्य खाद्य सामग्री भी उसमें शामिल हैं। तंबू, कंबल, जल शुद्धिकरण किट और अन्य तात्कालिक आवश्यकता की वस्तुओं को भारत ने अफ़गानिस्तान में भेज दिया है। और इसके बाद अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि यह भारत की मानवीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने भारत को विश्वस्त मित्र भी कहा, और कहा कि भारत अफ़गानिस्तान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाए, ऐसा वो मानते हैं।
दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी सहयोग उन्होंने कहा कि बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की यह सहायता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। ये तो हो गई अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की बात। अब चलिए अभी बहरीन की बात कर लेते हैं। भारत बहरीन DTAA वार्ता हुई है। DTAA अर्थात डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोनों देशों ने इस समझौते से आर्थिक संबंधों को अपने एक नया आयाम दिया है। अब DTAA की वार्ता शुरू करने के लिए वक्तव्य भी जारी किया है और यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में वास्तव में एक नया आयाम जोड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये DTAA है क्या? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो दोनों देशों के बीच कर संबंधी विवादों को कम करेगा और इससे जो है दोनों देशों के व्यवसायियों को दोहरे कराधान से छूट मिलेगी, निवेशकों को अधिक सुरक्षा और स्पष्टता मिलेगी और परस्पर व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों देशों के व्यापारी एक दूसरे के वहाँ जाकर के व्यापार आसानी से कर सकेंगे। आपको महत्वपूर्ण बात भी बता दें कि बहरीन जो है वो खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार और निवेश का गंतव्य भी है। बहरीन में भारत के लगभग 4 लाख से भी अधिक लोग कार्यरत हैं और इस समझौते से भारत के व्यवसायियों के लिए निश्चित रूप से बहरीन में निवेश करना आसान होगा और इसके साथ ही इसी के वाइस वर्सा भी जान लीजिए कि बहरीनी के जो निवेशक होंगे वो भी उनके लिए भी भारतीय बाजार खुलेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार जो होगा वो दुगना होने की संभावना आने वाले कुछ वर्षों में है। तो भारत और बहरीन के बाद अब चलते हैं ट्रंप के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें अपने सोशल साइट ट्रूथ सोशल पे उन्होंने एक वक्तव्य दिया है और उसमें उन्होंने पेंटागन को नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस पे सोशल मीडिया से लेकर के कई जगहों पर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर के सभी जगहों पर चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या वो वास्तव में जो उन्होंने उसका काज बताया है, कारण बताया है, उसी के लिए ये कार्य करने जा रहे हैं, नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई की संभावना जता चुके हैं, या वास्तव में उसके पीछे कोई और बात है। आइए उनके इस कथन का, उनके इस वक्तव्य का विश्लेषण कर लेते हैं। उसके पहले आपको हम ये बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी जनसंख्या लगभग 230 मिलियन है। साथ ही साथ यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है। अब नाइजीरिया के तेल संपदा के बारे में यदि हम बात करें तो यह विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। मतलब कह लिए टॉप 10 तेल भंडार जो है विश्व के, उनमें से एक है नाइजीरिया में तेल भंडार। वर्तमान में 1.8 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन यहाँ होता है और यहाँ की डंगोटे रिफाइनरी जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो 1.4 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ाने पर अपना विचार कर रही है। अब ट्रंप ने कहा है कि वह पेंटागन को नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दे चुके हैं। अब उन्होंने यह कहा है कि नाइजीरिया में उसके पीछे कारण क्या बताया कि आतंकवादी लगातार ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। यदि नाइजीरिया की सरकार इसे रोकने में विफल रही तो अमेरिकी सहायता बंद कर दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर तेज और निर्णायक कार्रवाई भी की जाएगी। उनके इस वक्तव्य में धार्मिक हिंसा की जो बात की गई है ना, उसकी वास्तविकता को जान लीजिए। आप जानते होंगे कि नाइजीरिया भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। वहाँ पे बोको हरम, आइसिस, वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकवादी समूह सक्रिय हैं जिन्होंने मतलब 2020 से अब तक लगभग 5000 से अधिक ईसाइयों को मारा है, हजारों चर्चों को नष्ट भी किया है और लाखों लोग उससे विस्थापित भी हुए हैं। अब इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यह जो ट्रंप का वक्तव्य है उसका 2-3 पर्सपेक्टिव सामने आता है, 2-3 परिप्रेक्ष्य सामने आता है। और उनमें एक तो यह है कि वो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो समर्थक हैं, जो मेजॉरिटी उसकी क्रिश्चियनिटी की है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उनको वो रिझाने के लिए ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। यह भी हो सकता है एक पक्ष। दूसरा पक्ष यह है कि हो सकता है कि वास्तव में वो मतलब धार्मिक उत्पीड़न जो नाइजीरिया में हो रहा है क्रिश्चियंस का, उसके लिए वास्तव में चिंतित हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि नाइजीरिया के तेल भंडार पर उनकी दृष्टि गड़ी हुई है। अब इन सब के बीच में बात ये आती है कि
वास्तव में नाइजीरिया के तेल भंडार पर ट्रंप जो है दृष्टि गड़ाए हुए हैं, या अमेरिका दृष्टि गड़ाए हुए है, या और कोई कारण है? अब इसमें संदेह हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रंप के पिछले शासनकाल को जब देखते हैं और फिर अभी जो 10-12 महीने की, लगभग 1 साल की सरकार उनकी होने को जा रही है, तो उसमें जब हम देखते हैं कि ट्रंप जो है वो एनर्जी डोमिनेंस में विश्वास रखते हैं। उनको ये पता है कि रूस से तेल आयात पर जब उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, तो नाइजीरिया के तेल के का निर्यात तेज़ी से बढ़ा है, और ज़्यादातर उसमें तेल निर्यात भारत और चीन कर रहे हैं। उस स्थिति में यदि अमेरिका अगर नाइजीरिया पर अपना प्रभाव बढ़ा सका, तो तेल की कीमतों को वो नियंत्रित कर सकेगा। और इतना ही नहीं, नाइजीरिया के इमो स्टेट में जो एक दुर्लभ पृथ्वी खनिज जो खनिज होते हैं, मतलब अर्थ मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, वो जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रयोग होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में, और अगली पीढ़ी की जो टेक्निक्स होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो अर्थ मटेरियल्स हैं, उनकी जो खोज हुई है, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के इस मतलब कड़ी कार्रवाई के पीछे मतलब छिपी हो सकती है, कि हो सकता है कि उन सबको जा करके वो टैप करें वहाँ से। और जान लीजिए मित्रों, इतिहास साक्षी है कि अमेरिका के विदेशी हस्तक्षेपों का अध्ययन जब आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 70% से अधिक हस्तक्षेप में उनके आर्थिक हित प्रमुख रहा है। हाँ, इस समय वो धर्म का आधार बना करके किसी देश में हस्तक्षेप करना चाहे, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन उनके इस वक्तव्य पर नाइजीरिया की सरकार ने अमेरिका के सहायता का स्वागत भी किया, और उसके साथ साथ नाइजीरिया ने अपनी संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि वह धार्मिक संप्रभुता की गारंटी देती है। और उसने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि विदेशी हस्तक्षेप नाइजीरिया में कभी भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार भी डरी हुई है कि वो अगर मतलब ट्रंप का कहना नहीं मानती है, तो शेख हसीना की तरह कहीं उसको भी अपदस्थ न कर दिया जाए। जिस तरह से कई जगहों पे रिजीम चेंज का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कई बार अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं या डीप स्टेट की बात होती है, ये सब लगे हुए हैं। कई जगहों पे इनका नाम आता है कि इन्होंने रिजीम चेंज में मुख्य भूमिका निभाई। तो नाइजीरिया भी इसमें डरा हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ट्रंप की दृष्टि है वास्तव में केवल ईसाइयों के उत्पीड़न पर केंद्रित है? मेरा मानना है कि ऐसा संभवतः नहीं है। एक पक्ष तो ये है कि धार्मिक हिंसा उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस शासनकाल में मैं शुरू से देख रहा हूँ कि एक वास्तविक मुद्दा बनता जा रहा है। ट्रंप लगभग कई अपने वक्तव्य में बार बार वो क्रिश्चियनिटी को अन्य सभी तत्वों से ऊपर रखते हैं, अन्य सभी तथ्यों से ऊपर रखते हैं। तो उनके लिए धार्मिक हिंसा वास्तविक मुद्दा तो है, लेकिन इसके बैक में, इसके पृष्ठ में कहीं ना कहीं तेल और खनिज के साथ साथ वैश्विक प्रभाव भी उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, या कहें कि अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ट्रंप के लिए नाइजीरिया पर कोई कार्रवाई करना धार्मिक हिंसा से ज़्यादा, या कह लीजिए कि ईसाइयों के उत्पीड़न से ज़्यादा, एक बहुआयामी मामला हो सकता है, जिसमें एक साथ कई हित साधने का वो काम करेंगे, जिसमें मानवीय हित भी हो सकता है, आर्थिक हित भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, और राजनीतिक भी होगा। और वे इसका प्रयास करते हुए दिखेंगे आने वाले समय में, ये आप देखते रहिएगा। अब ये तो मित्रों आज के लगभग सभी समाचार हुए पूरे। अब इन समाचारों को अगर एक एक पंक्ति में देखा जाए, तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि सूडान के वक्तव्य में आया कि शांति और संवाद ही किसी भी संकट का समाधान है। और जब शांति और संवाद से समाधान नहीं निकलता है, तब अंततः युद्ध ही उसका समाधान निकालता है। सांस्कृतिक विरासत ही मानवता की एकता का प्रतीक है, जैसा कि वो जो मिस्र की म्यूज़ियम की बात हुई, या उसके समाचार पे हमने बात किया। मानवीय सहयोग राष्ट्रों के भाईचारे को दर्शाता है, जैसे भारत ने अफगानिस्तान को अभी 16 टन राहत सहायता सामग्री भेजी है। आर्थिक साझेदारी, जो भारत और बहरीन की बात हुई, समृद्धि लाती है, परस्पर समृद्धि लाती है। आर्थिक साझेदारी परस्पर समृद्धि लाती है, यह भारत और बहरीन के संबंध में है। और
अमेरिका और नाइजीरिया के समाचार के पीछे अगर मतलब लाइन में अगर हम निष्कर्षतः कहें तो वैश्विक राजनीति बहुत जटिल है और इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण होते हैं। तो परिक्रमा में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपसे भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के विश्लेषण के साथ, साथ ही विश्व के अनेक रक्षा समाचारों के साथ। बने रहिए स्ट्रेट डेफ में, हमारे साथ जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचार के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।